बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चैप्टर नंबर 3 है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर 2-3 जो की कांसेप्ट्स कवर होंगे, एक प्रोडक्ट टाइप्स हैं जो इसमें बताई जाएँगी कि डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर बायर डिसीजन प्रोसेस है कि कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो उसका माइंड किन स्टेजेस से, किन प्रोसेसेस से गुज़रता है। और फाइनली फिर इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि बहुत सारे लॉन्ग लिस्ट है उसकी। इसके अंदर यही इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हैं इस चैप्टर के, और यही इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिटेल के अंदर की हेडिंग्स भी कवर होंगी। तो ओपनिंग केस इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कंज्यूमर की सर्च है फॉर ब्राइडल ड्रेस। तो ये एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, वो अपने लैपटॉप पे बैठी होती है और अपनी असाइनमेंट खत्म की होती है। तो उसका माइंड अपनी कज़न के बारे में घूमता है कि जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई, और उसका ड्रेस देख के उसके ज़हन में ये आना शुरू हो जाता है कि मेरी शादी के ऊपर इस तरह का ड्रेस मैं लूँगी। तो उसके ज़हन में वो सर्च स्टार्ट करती है, तो उसे काफ़ी इश्यू आता है वो आइडियल ड्रेस ढूँढने में, जो उसके माइंड में है कि किस तरह का ड्रेस हो, फुली कवर्ड हो और ग्रेसफुल भी हो उसके बावजूद। तो इसी तरह उसकी सर्च के दौरान उसको कुछ एक टर्किश ब्रांड नज़र आता है, सतरी नूर, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वो ये सोचती है कि मैं इसको परचेज़ कैसे करूँगी? इसी तरह वो फिर डिफरेंट फर्दर रिसर्च करती है कि किस तरह के ड्रेसेस और पॉसिबल हैं लेने। तो डिफरेंट शॉप्स, इसी तरह एक आधा ब्रांड उसको मिलता है पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे होते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 लाख के सिर्फ मैरिज के ड्रेसेस जो है ना वो फॉर सेल में अवेलेबल होते हैं। तो फर्दर सर्च करती है, लोगों से भी पता करती है अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, तो उसे ये पता चलता है कि लाहौर में दुपट्टा गली मार्केट है जहाँ पे आप जिस तरह का भी ड्रेस लीजिए वो बन जाता है। वो मज़ीद देखती है तो उसको ईबे वगैरह भी एक ऑप्शन मिलती है जिस पे काफ़ी इकोनॉमिक प्राइस के अंदर चाइना से, यानी तकरीबन 130 टू 200 $250 डॉलर्स की रेंजेस के अंदर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कह लें 30-40 हज़ार रुपए की रेंज में एक रीज़नेबल ड्रेसेस मिल रहे होते हैं। लेकिन वो ये सोचती है कि अगर वो इम्पोर्ट करती है तो उसमें 2-3 इश्यूज़ आएँगे। एक तो ये कि ज़ाहिर है उसको इम्पोर्ट करना एक इश्यू है, वो उसके लिए सेपरेट हैसल है। फिर वो 1 महीने में आएगा, और प्लस ये कि इन केस को रीवर्क वगैरह उसमें को माइनर चेंज करनी पड़ती है, तो वो भी एक फर्दर एक्स्ट्रा मेस बनेगा। तो वो चाह रही थी कि किसी तरह लाहौर में ही मिल जाए। तो इस सर्च के दौरान उसको एक और आइडिया ये भी आया कि अ, काफ़ी डेफिशिएंसी सी फ़ील हो रही है लाहौर में। तो अगर वो खुद ये कोई इस टाइप का बिज़नेस करे, एंटरप्रेन्योरशिप करे, तो ना सिर्फ़ ये कि वो अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी जो उस तरह की और बंदियाँ ढूँढ रही होंगी कि ग्रेसफुल ड्रेस इकोनॉमिक प्राइस के अंदर मिल जाए ब्राइडल ड्रेस, तो वो उनको भी प्रोवाइड कर सकती है। तो इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ होते हैं कि किस टाइप की कंज्यूमर गुड है ब्राइडल ड्रेस। जब हम प्रोडक्ट टाइप्स पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बेनिफिट देगा। फिर ये कि उसको किस चीज़ ने नीड ट्रिगर किया और वो इसकी सर्च के ऊपर गई। क्या-क्या सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन उसने ढूँढी, क्या अल्टरनेटिव्स उसने कंसिडर किए, और अगर किसी को ब्राइडल ड्रेस लॉन्च करना हो इकोनॉमिक प्राइस में, तो उसकी क्या डिटेल होगी, किस तरह वो उसका एक बिज़नेस भी कर सकती है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो पहला कांसेप्ट है ना वो कंज्यूमर का है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम कंज्यूमर बिहेवियर है, और ये मार्केटर्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि कंज्यूमर्स को किस तरह क्या प्रोडक्ट देंगे। तो कंज्यूमर से मुराद वो एंड यूज़र होता है जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली कंज़्यूम करता है, इसीलिए ये वर्ड कंज्यूमर निकला है। यानी ये एक आप कह लीजिए स्लाइटली डिफरेंट है बायर से या कस्टमर से। कस्टमर तो वो है जो शॉप पे आया और उसने खरीदी। हो सकता है वो एंड यूज़र ना हो। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक लड़के को बाद पेरेंट्स पैसे देते हैं कि बेटा ये मार्केट से लेट्स से फला डॉन ब्रेड ले आओ या मैरीगोल्ड ब्रेड ले आओ। अब बायर एक्चुअली जो पे कर रहा है वो आपके पेरेंट्स हैं, और जो परचेज़ कर रहा है वो यंग लड़का है जो शॉप पे गया और उसने परचेज़ किया, और हो सकता है वो डबल रोटी जो घर पे लाया वो उसके यंगर सिब्लिंग्स ने खाई हो। तो जो कंज़्यूमर है एक्चुअली वो सिब्लिंग्स हैं, वो छोटे भाई-बहन हैं जिन्होंने उसको कंज़्यूम किया। तो ये आइडिया है कंज़्यूमर के वर्ड के अंदर। तो कंज़्यूमर बहरहाल दुनिया का हर इंसान, ऑब्वियसली हर शख्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स लेता है। पाकिस्तान की अगर हम कंज़्यूमर मार्केट कहेंगे तो इसकी टोटल पॉपुलेशन होगी। अगर 22 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है तो ये सब कंज़्यूमर है। ये स्लाइटली डिफरेंशिएट करने में भी हेल्पफुल होगा। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने कांसेप्ट पढ़ा था बी टू बी और बी टू सी का। तो कंज्यूमर्स बी टू सी क्या है, वो कंपनीज जो बिजनेस टू कंज्यूमर को डील कर रही होती है। ये कंज्यूमर का कांसेप्ट उनके लिए और ज्यादा स्ट्रांगली रेलेवेंट हो जाता है, जबकि बी टू बी वो है जो बिजनेस टू बिजनेस को डील कर रही होती है। जैसे होलसेलर है, उसने परचेज किया, उसने आगे रिटेलर को सेल करना है, उसका डायरेक्ट एंड यूजर से कंज्यूमर से बहुत गहरा ताल्लुक नहीं होता। इनडायरेक्टली अगरचे बन जाता है, लेकिन उसका डायरेक्ट कंसर्न नहीं होता। इसके बाद अब पहला कंसेप्ट है हमारा प्रोडक्ट टाइप्स का। प्रोडक्ट टाइप से अब क्या मुराद है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में मार्केटर्स ने डिवाइड किया है।
क्योंकि उसके थ्रू मार्केटर्स के लिए कन्वीनियंट हो जाता है प्रोडक्ट्स को डील करना। फॉर इंस्टेंस कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? कन्वीनियंस गुड्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली परचेज की जाती हैं और बहुत कम एफर्ट से उनमें ब्रांड कंपैरिजन रिलेटिवली कम होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, डिटर्जेंट्स हैं, टूथपेस्ट, न्यूज़पेपर्स, एफएमसीजीज हैं। तो ये सारी की सारी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आती हैं। इनमें कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता। इसके बिलमुकाबिल इससे जो थोड़ा-सा हायर एंड पे आती हैं, फिर वो शॉपिंग गुड्स आती हैं। शॉपिंग गुड्स क्या है कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को थोड़ा क्वालिटी पे, सूटेबिलिटी, प्राइस वगैरह पे कंपेयर करता है स्टाइल वगैरह में। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम स्पेंड और इन्वॉल्वमेंट लेवल कंज्यूमर का वो बढ़ जाता है। क्लॉथिंग इसकी टिपिकल एग्जांपल है। इससे भी हायर एंड के ऊपर आ जाती हैं स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स क्या कहती हैं कि जो इसमें कंज्यूमर बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च कंडक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस लग्जरी गुड्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, जो लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं एक्सपेंसिव एंड के, स्प्लिट एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इवन प्रोबेबली लैपटॉप हो गया, ये स्पेशलिटी में आ जाती हैं। इवन मेडिकल सर्विस जो कि हो सकता है उसकी फीस बहुत कम हो, अगर आप लोग कभी ये जिना या म्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाएँ तो उसकी बाज़ात ₹1 फीस होती है। लेकिन अगर आपका कोई आँख का मामला है, हार्ट का मामला है, तो फीस इश्यू नहीं है यहाँ पे, यानी ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट वाइज़ एक्सपेंसिव हो, जो कि एक लग्जरी गुड्स के केस में होता है। बल्कि उसमें सेंसिटिविटी की वजह से उसकी वर्थ और कॉस्ट आप कह लें वो बढ़ गई। इसी उसके बाद लास्ट फोर्थ टाइप जो कि रेयरली यूज होती है, मेनली प्राइमरीली ज्यादातर प्रोडक्ट्स उन 3 गुड्स में ही कवर हो जाती हैं, वो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स है। 12वीं चौथी टाइप अनसॉर्ट वो होती हैं जो यूजुअली रेगुलरली प्लान नहीं की जाती। कंज्यूमर इनकी परचेज के डिसीजंस नहीं ले रहा होता, बल्कि ये बहुत नॉर्मली, फॉर एग्जांपल फ्यूनरल सर्विसेज वो नॉर्मली प्लान नहीं की जाती, चैरिटी बाद लोग अनएक्सपेक्टेडली दे देते हैं, या इमरजेंसी सर्विसेज ब्लड डोनेशन वगैरह होगी वो इसके अंदर। तो ये 4 टाइप्स हैं प्रोडक्ट्स की। आगे बल्कि इंडस्ट्रियल, हाँ, इसके अलावा आप कवर कर लें बी2बी के अंदर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो हैं जैसे मटेरियल, मशीनरी वगैरह जो कंपनीज़ ने यूज़ करनी होती हैं, आम लोग परचेज़ नहीं करते। फ़ोर्कलिफ्ट मशीन है, मशीनरी होगी, इक्विपमेंट, एस्केलेटर्स होगी, ये जो आइटम्स है ज़ाहिर है ये कंज्यूमर्स नहीं परचेज़ करते, ये सिर्फ़ इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होती है। ट्रक्स हो गए, तो इनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो प्रोडक्ट के टाइप्स की ये ग्रिड देखें अगर आप फिगर 3.1 में, ये सारी दी हुई है। प्रोडक्ट्स की ब्रॉडली 2 टाइप्स होगी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो बी2सी वाले यूज़ करते हैं, और एक बी2बी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होगी, या बिज़नेस प्रोडक्ट्स भी कह देते हैं इनको बाज़ार। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की 4 सब टाइप्स हैं। इसमें अनसॉर्ट रिलेटिवली कम यूज़ होती है, और इन 3 के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स वो अपने आप को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कंसेप्ट टेस्ट है, इसमें देखिएगा कि आपके ख्याल में ये प्रोडक्ट्स किन कैटेगरी के अंदर कवर हो रही होती है। लेफ्ट साइड पे ये 8 प्रोडक्ट्स दी हुई हैं और राइट साइड पे डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं। आप इनको चेक करें कि ये कहाँ पे जाती है। इसके बाद हम आते हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट पे, यानी कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट लेवल क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यूजुअली जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट होती है कंज्यूमर की। ये ज़ाहिर है जब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ली जाती है तो आप बाज़ात हफ्तों बल्कि महीनों के अंदर उसकी सर्च कर रहे होते हैं। और फिर दूसरे एंड के ऊपर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप बहुत जल्दी, आप शॉप पे गए, एक ब्रांड की साबुन नहीं है तो आप फौरन बाज़ात कहते हैं और कौन सी है वो ले ली। टॉफ़ी वगैरह जो लो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनमें ब्रांड कॉशियसनेस लेवल रिलेटिवली लो होता है और कंज्यूमर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता उसको परचेज़ करने में। इसी से रेलेवेंट इसके अंदर इम्पल्स बाइंग भी आ जाती है। इम्पल्स बाइंग भी एक इंटरेस्टिंग टर्म है कि लोग बाज़ात अनप्लान्ड परचेज़ेज़ कर लेते हैं। मसलन शॉप पे तो गए थे एक चीज़ खरीदने के लिए नहीं, लेकिन वो खरीद ली। अगर आप लोगों ने देखा हो चेकआउट लाइन्स के अंदर जो बड़े स्टोर्स होते हैं मेट्रो वगैरह, उन पे क्या होता है कि चेकआउट लाइन्स के साथ ना चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। तो उनका मकसद क्या होता है कि इतना एक बंदा इंतज़ार कर रहा है लाइन में खड़ा होके, जब तक उसकी बारी नहीं आ रही, हो सकता है वो थोड़ी बहुत एक आध चॉकलेट वगैरह परचेज़ कर ले। तो इस तरह वो इम्पल्स बाइंग को एनकरेज कर रहे होते हैं, उसके लिए एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे होते हैं ताकि वो कंपनी की थोड़ी सेल बढ़ जाए और कंज्यूमर एक प्रोडक्ट और परचेज़ करे। इसके बाद है बायर डिसीजन प्रोसेस। ये सेकंड कांसेप्ट है इस चैप्टर का कि कंज्यूमर जिन फेजेस से गुजरता है ना, कब वो नीड रियलाइज की उसने कि मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की, फिर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट किए और फिर उसने परचेज डिसीजन लिया और फिर उसका एक पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। इसको बायर डिसीजन प्रोसेस कहते हैं। ये पिक्टोरियल फॉर्म में आप देखेंगे तो आपको 5 स्टेप से समझ में आ जाएगा कि एक स्टेज के कब आप ये सोचते हैं कि आपको आपकी कोई नीड है जिसको सेटिस्फाई करने की जरूरत है। वो नीड जब ट्रिगर होती है तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन फेज स्टार्ट होता है। फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हैं जो इस नीड को फुलफिल कर सकती है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स होता है, यानी आप डिफरेंट ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सी बेहतर है मेरी नीड फुलफिल करने के लिए।
फाइनली आप परचेज करते हैं और फिर ये होता है कि स्पेशली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में एक पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी परचेज से, उसको आप जस्टिफाई करना चाह रहे हो। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के अंदर दो ऑप्शंस होती हैं। अमूमन ये इंटरनल स्टिमुलाई, दो ट्रिगर्स होते हैं एक्चुअली। यानी एक तरीका ये है कि इंटरनली यानी इंसान ने खुद रियलाइज किया कि उसकी एक नीड है जो फुलफिल होनी चाहिए, और एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी समटाइम्स आपने कोई ऐड देखा या किसी दोस्त को एक प्रोडक्ट यूज करते हुए देखा, तो आप रियलाइज करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इस नीड की। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स को अगर भूख लगी है तो ये क्या है, ये इंटरनल स्टिमुलाई है। जब भूख लगने पे एक इंसान सीख कर रहा है कि मेरी भूख किस प्रोडक्ट से मिटाई जा सकती है, तो ये इंटरनली ट्रिगर्ड। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के केस में क्या होगा कि जब एक इंसान फॉर एग्जांपल नेस्कैफे का ऐड देखा कि जी ये जगाने के लिए हेल्पफुल है, हो सकता है उस ऐड को देख के एक शख्स रियलाइज करे कि मुझे रात को नींद आ रही होती है, मैं देर तक जागना चाह रहा हूँ, पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए नेस्कैफे की जरूरत है फॉर इंस्टेंस। सेकंड फेज में फिर क्या होता है, इंफॉर्मेशन सर्च, यानी कंज्यूमर अब सर्च शुरू कर देता है प्रोडक्ट की। उसमें भी अगेन दो चीजें, इंटरनल ये कि आपका अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है उसी नीड को फुलफिल करने का, तो आप सबसे पहले उसको चेक करते हैं। और छोटी प्रोडक्ट्स के अंदर, लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स में, कन्वीनियंस गुड में अक्सर आप सिर्फ इंटरनल सर्च से भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। अलबत्ता हाई एंड प्रोडक्ट्स के अंदर आप ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और उसमें बाज़-औक़ात इंटरनल भी आप देखते हैं अगर आपने पास्ट में कोई चीज़ ली है। लेकिन आप फिर फ्रेश इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, एट टाइम्स आप दोस्तों से भी पूछते हैं, आप वेबसाइट्स भी ब्राउज़ करते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर भी चेक करते हैं। तो ये सारी एक्सटर्नल सोर्सेज़ हैं, जिनसे आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे होते हैं। आजकल इंटरनेट की वज़ह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। फिर आप थर्ड फेज आता है, फिर थर्ड स्टेप वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि जब आपने इंफॉर्मेशन सर्च की, उनमें से आपने कुछ ब्रांड सेलेक्ट किए, उनको फिर आप इवैल्यूएट करते हैं, कंपेयर करते हैं। खास तौर पे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है वर्क सेट की, कि आपने जो फाइनल 2-3 ब्रांड सेलेक्ट किए होते हैं ना अपनी सर्च के बाद, उसको इवोक सेट कहा जाता है, जिसको आप बहुत सीरियसली कंसीडर कर रहे होते हैं परचेज के लिए। तो इसमें बात यहाँ तक होता है, जब परचेज डिसीजन आता है, इवोक सेट में से अगर नंबर 1 प्रोडक्ट नहीं मिल रही जो आपने फाइनली सेलेक्ट की, लेट्स से मार्केट में शॉर्ट हो गई, या उन्होंने कहा जी अब बननी बंद हो गई है, या पाकिस्तान में नहीं मिल रही वगैरह वगैरह, तो फिर आपने जो इवोक सेट में सेकंड बेस्ट प्रोडक्ट चुनी होती है, आप इमीडिएटली उसके परचेज के ऊपर जाते हैं। फिर परचेज डिसीजन का स्टेप है, इसमें यूजुअली स्मूथ ही होता है, क्योंकि जब आप इतनी सर्च करके प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो आप इंस्टेंटली उसको परचेज करते हैं। लेकिन इन रेयर केसेस ये हो जाता है कि किसी शख्स ने ऑन स्पॉट, जैसे शॉप में अवेलेबल नहीं है, या किसी दोस्त ने एट द एंड जो है ना वो कह दिया हो इस प्रोडक्ट की तो रिव्यू ठीक नहीं है, ये खास नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप बाज़ात ऑन स्पॉट ही डिसीजन चेंज कर लेते हैं। लास्ट स्टेप फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर, कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज की उसके बाद इसके अंदर एक टर्म आती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आप महंगी चीज को खरीदते हैं ना, तो आपको बाज़ात मेंटल कॉग्निशन से मुराद है इंटेलेक्चुअल मेंटल माइंड से रेलेवेंट, और डिसोनेंस कहते हैं डिस्कम्फर्ट। तो बाज़ात खरीदने के बाद आपको अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो ना, आपको ये टेंशन हो कि जी मैंने अगर फलां प्रोडक्ट ले लेता तो मुझे ये बेनिफिट्स हो जाते, मेरे जो प्रोडक्ट लिए उसके अंदर ये नुकसानात हैं वगैरह वगैरह। माइंड जब इस तरह सोचना शुरू करता है, जो कि तकरीबन हर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में करता है, तो उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। तो ये कंपनीज की कोशिश ये होती है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करवाएं। कंपनीज अगर कोई कंप्लेंट बॉक्स वगैरह ओपन करती हैं, तो उससे कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट हो जाता है अपनी शिकायत वगैरह शेयर करना। फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का है जी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बहुत सारे हैं, इसमें कल्चरल हैं, सोशल हैं, बाद लोग कल्चर एंड सोशल को कंबाइन करते हैं, इसी तरह पर्सनल साइकोलॉजिकल है, इनको भी बाद लोग कंबाइन करते हैं, बाद इनको भी सेपरेटली लिख रहे होते हैं। तो कल्चरल फैक्टर्स में कल्चर है एक इंटरेस्टिंग टर्म के सेट ऑफ वैल्यूज आइडियाज एंड एटीट्यूड्स दैट आर लर्न्ड एंड शेयर्ड अमंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो एक कल्चर और दूसरे कल्चर के अंदर फर्क होता है, आपको उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। इसमें जो सबसे अहम और दिलचस्प चीज़ है ना, वो ये है कि इंसान की पैदाइश के बारे में आप सोचें। फिलिप कॉटलर ने अपनी बुक में भी लिखा है कि ह्यूमन बिहेवियर इज मोस्टली लर्न, लार्जली लर्न। तो वो उसका मकसद क्या है कि इंसान ज्यादातर चीजें जो है ना वो बाहर से सीखता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम लोगों ने शायद गौर ना किया हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जाहिल पैदा किया। अगर आप कभी अपने गिरदोपेश में देखें, हमने दरख्तों पे तो देखा है कि जिस चीज का बीज बोया जाता है, अगर एक लीमू का बीज बोया जा रहा है तो उस दरख्त पे हमेशा लीमू ही लगेगा। इसी तरह जो चीज बोई जा रही है वही उसके ऊपर उसी का फल लगता है, कभी भी कोई और फल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस बीज के अंदर, उसके डीएनए के अंदर सारा नॉलेज इनकॉर्पोरेटेड है। अलबत्ता शायद हमने जानवरों के बारे में गौर ना किया हो, लेकिन जिस तरह
नबातात का इल्म उनके पास है, इसी तरह जानवरों का भी इल्म उनको पैदाइश के साथ ही मिलता है। मसलन जब एक बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, तो उसको जब भूख लगती है, वो कभी भी प्लास्टिक भी नहीं खाएगा, घास भी नहीं खाएगा, लोहा भी नहीं खाएगा, कपड़ा भी नहीं खाएगा। इसी तरह जब चूज़ा एक पैदा होता है, तो वो भी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर बल्कि बसा औकात चंद मिनटों के अंदर जो है ना चलना शुरू कर देता है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वो पहली दफ़ा बिल्ली को देखता है, तो भागता है। अब एक चूज़े को किसने ये बताया कि बिल्ली तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हें खाएगी? उसने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। उसने अभी इवन अपने पेरेंट्स से भी उसकी कोई बातचीत ना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद वो फर्स्ट टाइम बिल्ली को देख के भागता है। क्यों? क्योंकि ये इल्म उसको अल्लाह ताला ने उसके डीएनए के अंदर डाल दिया। इसी तरह बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है, वो भी जिस तरह कोई चीज़ नहीं खाता, ये कोई भी जानवर, लेकिन इंसान जब पैदा होता है, उसको जब भूख लगती है, उसके हाथ कपड़ा लगेगा, वो कपड़ा खाने की कोशिश करता है। उसके हाथ प्लास्टिक लगेगी, वो प्लास्टिक को खाने की कोशिश करता है। उसका लोहा लगता है, वो लोहे को खाने की कोशिश करता है। तो इंसान क्यों कि अल्लाह ताला ने कहा इंसान को अल्लाह ताला ने जाहिल पैदा किया है। इंसान ना इल्म वो गिरदो-पेश से सीखता है। ठीक है? ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर एक आयत में बताया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला इस वक़्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। और उसने तुम्हें कान, आँखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्रगुज़ारी करो। तो इस आयत से हमारे लिए इम्प्लीकेशन भी है कि इंसान की तख्लीक वो बाकी जानवरों से किस कदर मुख्तलिफ है। ठीक है? यही कल्चर के अंदर कांसेप्ट आता है और मार्केटर्स का यही कंसर्न होता है कि इंसान फिर जिस माहौल में ज़ाहिर है, जिस एनवायरनमेंट में वो उससे उसके हिसाब से सीखता है। एक कल्चर के अंदर अमेरिकन कल्चर में फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्टर्न कल्चर में ना उल्लू को ज़हानत की अलामत समझा जाता है। वो कहता है उल्लू ये जो आँखें खोल के बैठा हुआ है, ये सोच रहा है, गौर व फ़िक्र कर रहा है। तो उनके यहाँ डिग्री का सिंबल, इंटेलिजेंस का सिंबल है और पूरे सबकॉन्टिनेंट के कल्चर में, पाकिस्तान में, इंडिया में उल्लू को बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है। हमारे यहाँ किसी को उल्लू कहें तो वो बुरा मनाता है। यहाँ पे गल ही समझी जाती है, उल्लू का पठा ये नहीं, एक बिल्कुल ही अनइंटेलिजेंट इंसान के लिए, बेवकूफ़ तरीन इंसान के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कहते हैं कल्चरल डिफरेंस। इसी तरह और बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस मिलेंगे। बाज़ चीज़ें एक कल्चर के अंदर एक्सेप्टेबल होती हैं और दूसरे में नहीं होती। इसी से कंज्यूमर बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है और मार्केटर्स के लिए भी इसकी इम्प्लीकेशंस आती हैं कि उन्होंने किस तरह इसको अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल अब इसी से रेलेवेंट इसके अंदर एक कंसेप्ट है पर्सनल स्पेस का। पर्सनल स्पेस क्या होती है कि एक इंसान के गिरदो-पेश का कुछ एरिया जिसके अंदर दूसरे इंसान की एंट्रेंस इनअप्रोप्रिएट होती है, आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो रिलेटिवली करीब आ सकते हैं। जैसे आप रिश्तेदार है, आपका कोई कज़न है, भाई है, ऑब्वियसली रिलेटिव्स का मामला और है, लेकिन एक अननोन पर्सन है तो उससे आप एक सर्टेन गैप रखते हैं, इसको पर्सनल स्पेस कहा जाता है। ये भी कल्चरली वेरी करती है। बास कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा है और बास कंट्रीज में बहुत कम होती है। तो ये एक चार्ट एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी 2017 के अंदर, ये जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर पब्लिश हुई है 2017 में। ये फिगर 3.4 में उससे ये ग्रेड बनाया गया उसने, बल्कि आई थिंक वो 30 कंट्रीज के अंदर कंडक्ट किया और 30 कंट्रीज का बनाया। तो यहाँ पे सिर्फ जो 8 जरा रिलेटिवली कॉमन कंट्री जो पाकिस्तान से रेलिवेंट है उनका दिया गया है। ये ब्लू के अंदर दिया गया कि स्ट्रेंजर से पाकिस्तान में तकरीबन 4 फुट का गैप एक्सपेक्ट किया जाता है, सऊदी अरब में थोड़ा सा ज्यादा है, रोमानिया में उससे भी ज्यादा गैप समझा जाता है, चाइना में निस्बतन करीब भी हो जाए, अमेरिका के अंदर 3 फीट पे भी आ जाए तो लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये कल्चरल डिफरेंस होता है कि बास कंट्रीज के अंदर रिलेटिवली क्लोजनेस एक्सेप्टेड है जबकि बाद में गैप समझा जाता है। और ग्रीन में आपके जो क्लोज पर्सन होते हैं उनका गैप कितना है। तो नॉर्वे में बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाए तो अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होती, पाकिस्तान में 2 फीट का समझा जाता है, सऊदी अरब में वो भी 3 फीट है, वगैरह वगैरह। तो सर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक पर्सनल स्पेस का भी डिफरेंट कंसेप्ट है। इसी तरह फिर डिफरेंट और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, बड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाकयात हैं। अरब वर्ल्ड में मसलन कॉमन है कि सेल्स पर्सन जो है ना वो अपने कंपेटिटर कंपनी के साथ भी उनको भी प्रेजेंटेशन दे सकता है, वहां पे इनअप्रोप्रिएट नहीं समझा जाता, जबकि अमेरिका और यूके वगैरह में इसको बहुत ज्यादा ऑफेंसिव समझा जाएगा। और इसी तरह और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। मिडल ईस्ट के अंदर एक दफ़ा हुआ था, एक कंपनी ने पिग अपने ऐड में शो कर दिया है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस क्या है। और एक और इंटरेस्टिंग सर्च हुई थी कि एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंपनी ने उसने ऐड चलाया बेबी प्रोडक्ट का। तो वो प्रोडक्ट ना सेल नहीं बिल्कुल ही, कंपनी परेशान हुई, उसने सर्च करने की कोशिश की कि क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वज़ह से हमारी प्रोडक्ट वो सेल नहीं हो रही। तो रिसर्च करने पे उनको पता चला कि इश्यू कोई भी नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है कि अफ्रीका के अंदर लिटरेसी रेट लो है, तो जो प्रोडक्ट के ऊपर बना होता है लोग ये अज्यूम करते हैं कि वही प्रोडक्ट उसके अंदर है। तो उन्होंने बेबी फूड प्रोडक्ट के ऊपर बच्चे की तस्वीर बनाई हुई थी। तो लोगों में मैथ्स कन्फ्यूजन कि लोग समझ रहे हैं कि हैं अंदर बच्चा तो होगा नहीं, तो ये प्रोडक्ट क्या है?
तो आपको बाद कल्चरली इस तरह चीजें समझनी पड़ती हैं, लिटरेसी रेट लो है तो उसके हिसाब से। तो इसी तरह कल्चर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब डोमेन लैंग्वेजेस भी है। दुनिया के अंदर तकरीबन 6,900 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से 10-15 आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा कॉमन है, जो बहुत सारे लोगों को आती है। तो ये उसकी समरी आप लोग आजकल भी चेक कर लेंगे। इंग्लिश कुछ नेटिव स्पीकर कम है, नेटिव स्पीकर मैंड्रिन के कहते हैं ज्यादा, जिसको चाइनीज भी कहा जाता है। लेकिन ओवरऑल दुनिया में इंटरनेट पे भी इंग्लिश सबसे ज्यादा फेमस है, उसके बहुत प्रोज चाइनीज आ रही है, उसके बाद फिर हिंदी, स्पेनिश। बाद लोग हिंदी और उर्दू को कंबाइन कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो राइटिंग में दोनों बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। फिर स्पेनिश बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है, ब्राजील से लेके स्पेन तक। फ्रेंच, उसके बाद अरेबिक पूरे अरब वर्ल्ड में बोली जा रही है। बंगाली अपनी पॉपुलेशन की वजह से, रशियन, फिर और इस तरह ये तकरीबन ना टॉप चंद लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है दुनिया में। तो इसलिए अक्सर आप देखेंगे फूड प्रोडक्ट्स वगैरह पे, मेडिसिन्स पे अक्सर 7-8 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशंस दी होती हैं, ताकि कम से कम जो की लैंग्वेजेस हैं दुनिया की, उनके अंदर हमारी प्रोडक्ट की ट्रांसलेशन हो जाए। इसे इससे मिलता-जुलता सब कल्चर का कांसेप्ट है। मेन कल्चर के अंदर बाज़-औक़ात एक सब कल्चर होता है जो मेन कल्चर से स्लाइटली डिफरेंट होता है। यूएस के अंदर मसलन जापान, जापानीज़ एक एरिया में रह रहे हैं, चाइनीज़ एक एरिया में रह रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर आप ग्वाल मंडी जाएँ तो उसका कल्चर आपको डिफरेंट मिलेगा। आप एमएम आलम रोड के रेस्टोरेंट पे चले जाएँ तो उसका कल्चर आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये एक मिनी सब कल्चर होता है, मेन कल्चर से स्लाइटली डिफरेंट होता है। इसके बाद एक और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ना सोशल फैक्टर्स के अंदर सोशल क्लास होती है। सोशल क्लास में क्या है कि परमानेंट डिवीजन होती है सोसाइटी की उनकी सर्टेन वैल्यूज की बेस के ऊपर। तो सोशल क्लास डिफरेंट चीज़ों से मेजर की जाती है। फॉर इंस्टेंस इसके अंदर अमूमन जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिए जाते हैं, एजुकेशन ले ली जाती है और रेजिडेंस एरिया का भी ताल्लुक होता है और आपकी जॉब प्रोफेशन क्या है, इन चीज़ों को देखा जाता है। तो बाद का 4 वेरिएबल लिए जाते हैं, बाद का सिर्फ 2 की बेस पे भी की जाती है। मसलन एक ये रिसर्च स्टडी ने पाकिस्तान के अंदर भी A1 से E2 तक बनाई। तो एक सोशल क्लास का ना लाइफस्टाइल आपस में मिलता-जुलता होता है। मसलन देखने में आया कि सोप A1 सोशल क्लास 98% लोग यूज़ करते हैं, E2 भी क्लोज़ है। लेकिन टिश्यू पेपर के केस में A1 40% यूज़ करती है और E2 सोशल क्लास लेस देन 5% करते हैं। घी ऑयल के केस में उलट हो रहा है, A1 ने 72% लोग यूज़ कर रहे हैं, E2 में 88% कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। तो मतलब सोशल क्लास के अंदर लोगों की आपस में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। फिर आता है रेफरेंस ग्रुप का कांसेप्ट। सोसाइटी में ना बाद लोग होते हैं जिनको लोग एस्पायर करते हैं। बाद स्पोर्ट्स के लोगों को करेंगे या और लोग डिफरेंट रिलीजियस लोग हैं, बाद लोग उनको करेंगे। वेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग सिंगर्स को एस्पायर कर रहे होते हैं, हालाँकि इनको हमारे यहाँ मिरासी वगैरह भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट यानी वेरिएबल्स हैं, लेवल्स हैं, जिनके हिसाब से लोग रेफरेंस ग्रुप ढूँढते हैं और उनके हिसाब से अपने आप को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो। एक और कांसेप्ट वर्ड ऑफ माउथ का है कि आप जो प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, उससे आपका जो एक्सपीरियंस रहता है ना, वो आप अपने जानने वालों को, करीब के लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं और ये नेगेटिवली ना बहुत स्पीड में फैलता है। तो इसके बारे में बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। तो अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट दी है, कंज्यूमर्स को सही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर आपका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है। उसके बाद आ जाते हैं ओपिनियन लीडर का कांसेप्ट, वर्ड ऑफ माउथ से मिलता-जुलता ही है। पॉपुलेशन में ना कुछ लोग होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट वो आम लोगों से ज़्यादा होता है, इनको ओपिनियन लीडर्स कहते हैं। ओपिनियन लीडर्स यानी मसलन पॉपुलेशन में 10% लोग होंगे, जैसे वो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं या परचेज़ेज़ ज़्यादा करते हैं वगैरह-वगैरह, तो उसके उन इनको बाद ब्रांड्स जो है ना एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर बाकायदा ले लेते हैं। तो यानी ये भी एक और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है फ़ॉर्म में किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए। और इसी तरह फैमिली का बहुत हेवी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि फैमिली जो है वो आपके बहुत क्लोज़ होती है, आपको बहुत हेवीली इम्पैक्ट कर रही होती है। तो पेरेंट्स का इम्पैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा हैवी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन है कि एक इंसिडेंट हुआ था मुअत्तसिम बिल्लाह, सल्तनत अब्बासिया का 8वां खलीफा था। उसके वालिद साहब हारून रशीद बहुत फ़ेमस बंदे थे, उसका भाई मामून रशीद। तो हारून को बहुत शौक था इल्म फैलाने का। तो हारून ने अपनी औलाद की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की। मुअत्तसिम जो है ना वो बाय बर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसलिए वो अमूमन जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो पढ़ाई के मामले में ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो पढ़ाई से बहुत बागी था मुहसिन। तो हारून ने इसकी तरबियत के लिए ना बाकायदा गुलाम मुख्तस कर दिया कि वो हर वक़्त इसकी तरबियत करे। तो मौ उस हारून की लाइफ़ में वो गुलाम मर गया। तो हारून ने मुअत्तसिम से पूछा बताओ अब क्या इरादा है? तो मुअत्तसिम ने कहा जी गुलाम मर गया, मेरी किताब से जान छूट गई। यानी किताब से इतना भागता था। लेकिन हारून ने जो तरबियत की उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब हारून मर गया उसके बाद मामून खलीफा बना। तो मामून ने अपने दौर में देखा कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरे बाद कौन
आइडियल कैंडिडेट होगा, तो उसको पूरी सल्तनत में मोतसिम से बेहतर और कोई शख्स नहीं नजर आया। तो उसने मोतसिम को नॉमिनेट किया और मामून के मरने के बाद मोतसिम खलीफा बना। उसके बाद उसकी औलाद में खिलाफत रही और मोतसिम का जो 8 साढ़े 8 साल का दौर खिलाफत था, उसमें इसने सल्तनत अब्बासिया को, जो उस वक्त तकरीबन 3 बर-ए-आज़म पे फैली हुई थी, उसको उसकी पीक के ऊपर लेके गया। बल्कि मोहसिन के मरने के बाद उसका ज़वाल स्टार्ट हुआ। तो अब पॉइंट ये है कि जब ये जो इस तरह का इल्म होता है, एक सल्तनत को रन करना, ये सिर्फ इंतहाई कैपेबल इंसान कर सकता है। जो शायद कुछ सीखना ही नहीं चाहता, अभी हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा कि इंसान की पैदाइश जहालत में होती है। तो जो शायद कुछ सीखना ही नहीं चाहता, वो एक स्टेट को नहीं रन कर सकता। लेकिन उसके वालिद साहब का शौक था, जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन तक पहुँचा। तो इसके बाद फैमिली के बाद रोल एंड स्टेटस का भी कंसेप्ट होता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और उसमें आप किस तरह रह रहे हैं, जॉइंट लिविंग में रह रहे हैं, इंडिविजुअली रह रहे हैं। फिर आपके डिफरेंट रोल्स होते हैं। एक शख्स ऑफिस के अंदर बात हो सकता है, मैनेजर हो, घर के अंदर जॉइंट लिविंग में रह रहा है, वहां पे जाके वो उसकी इतनी से नहीं है घर की परचेजेज में, और वाइस वर्सा। एक शख्स ऑफिस में एक नॉर्मल एम्प्लॉई है, लेकिन घर के अंदर वो हाउस हेड है, जो भी ब्रांड परचेजेज होनी है वो उसकी मर्जी के साथ। ये डिफरेंसेस रोल एंड स्टेटस से भी आते हैं। इसके बाद आते हैं जी पर्सनल फैक्टर्स। क्या चीज़ें और इम्पैक्ट करती हैं आपकी ब्रांड परचेजेस को? तो उसमें लाइफ़स्टाइल बड़ी फेमस टर्म है कि आपका एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस क्या है डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो इन 3 चीज़ों से भी मेज़र किया जाता है, और भी डिफरेंट तरीके हैं लाइफ़स्टाइल को मेज़र करने के लिए कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी नॉन व्यूअर्स हैं बहुत सारे। जैसे ये देखें, इस पिक्चर को आप क्या कैप्शन देंगे? इसमें दिखाया हुआ बैकग्राउंड में टीवी है और वो ब्रेन की जो है ना वो धुलाई हो रही है। तो इस तरह यानी डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि आपका क्या लाइफ़स्टाइल है, इंट्रोवर्ट्स हैं उनका अलग लाइफ़स्टाइल है वगैरह, वगैरह। इसी तरह इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस आपके क्या हैं, आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, किन चीज़ों के बारे में आप क्या नज़रियात रखते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, वर्थ वाचिंग। और इसी तरह टाइम स्टाइल भी, बाज़ लोगों ने कहा है कि आप टाइम किस तरह गुज़ारते हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ही लाइफ़स्टाइल की मेजर होनी चाहिए, और ये आपको काफ़ी हद तक बता देता है, क्योंकि आजकल वक़्त बहुत कीमती चीज़ है और उसी के हिसाब से आप बहुत सारी अशिया मेजर कर सकते हैं। जैसे ये अरेबिक सेइंग है, टाइम इज़ लाइक अ स्वॉर्ड, इफ यू डू नॉट कट इट, इट विल कट यू। पर्सनैलिटी का नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे से डिफरेंट है। इसमें ब्रॉड मेजर्स हैं, 16 पर्सनैलिटीज़ टेस्ट जैसे आपको बताता है ब्रॉडली कि आप 16 में से कौन-सी पर्सनैलिटी टाइप से बिलॉन्ग करते हैं। तो जिस तरह इंसान की पर्सनैलिटी होती है, उसके यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक पर्सन को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे से। इसी तरह ब्रांड्स की भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो ब्रांड भी अपने आप को किसी न किसी एट्रीब्यूट से एसोसिएट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कमांडर सेफगार्ड का जो कैरेक्टर बनाया गया, वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेफगार्ड साबुन को एक पर्सनैलिटी दे दी। इसी तरह लीगो ब्रांड है, उसने क्या किया हुआ है कि अपने ब्रांड को शुरू में वो जो इनिशियल ईयर्स थे उसके 1950-60s में सिर्फ ब्लॉक शेप्स में थे। फिर इवेंचुअली उसने ह्यूमनॉइड्स जो है ना शेप दे दी उसको। इसी तरह एप्पल ने एक ये एड सीरीज रन की थी, आई एम ए मैक, आई एम ए पीसी वाली, उसमें उसने अपने ब्रांड को एक पर्सोनिफाई किया। तो ब्रांड की ना ये पर्सनैलिटी होती है कि ये ब्रांड अगर ह्यूमन फॉर्म में होगा तो उसकी क्या शेप, क्या पर्सनैलिटी होगी। और इसी तरह और बहुत सारे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, आईक्यू, ईक्यू, रेस्क्यू, ये भी इंसान की पर्सनैलिटी को मेजर करता है। आईक्यू है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ज़हानत तकरीबन 15 से 20-25% तक आपकी लाइफ सक्सेस को मेजर करती है। दूसरे नंबर पे है ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आईक्यू आपकी सक्सेस को मेजर नहीं करता। अगर आप पब्लिक डीलिंग में अच्छे नहीं है, इमोशनल क्वोशिएंट से मुराद है कि आप ह्यूमन बिहेवियर में कैसे हैं। अगर आप उसमें अच्छे हैं तो इसका मतलब आपका ईक्यू हायर है। इसकी बल्कि 2 डायमेंशंस बनती हैं ईक्यू की। एक होता है कि आप दूसरों को कितनी जल्दी रीड कर लेते हैं, दूसरों के माइंडसेट को कितनी जल्दी समझ लेते हैं। और एक ये कि आप अपनी फीलिंग्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और जितना अच्छा आप दूसरों को रीड कर लेते हैं, उतनी आपका ईक्यू हायर होता है। लास्ट पे स्पिरिचुअल क्वोशिएंट है कि अगर आपका आईक्यू और ईक्यू दोनों हायर हो, तब भी आप लाइफ में हो सकता है डिससैटिस्फाइड होंगे। क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्पल मिलेंगी, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। अभी ये दो चंद महीने पहले खबर आई थी, एक इंडियन सेलिब्रिटी ने उसने खुदकुशी कर ली। उससे पहले एक अमेरिकन, आई थिंक रॉबिन विलियम्स, बहुत फेमस एक्टर था, उसने खुदकुशी कर ली। अब जिन लोगों को दुनिया में सक्सेस मिली हुई है, शोहरत मिली हुई है, पैसा मिला हुआ है, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है दुनियावी जो उनको चाहिए और उनको ना मिल रही हो। जिस शख्स को हर चीज़ मिल गई, अगर अशिया के अंदर सुकून होता, तो ज़ाहिर है इन लोगों को सैटिस्फाइड होना चाहिए था। लेकिन वो लोग बेसुकून क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है। तो अगर आपकी लाइफ में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस नहीं है, सुकून नहीं है, तो आपको सफ़े उसके अंदर लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगी, बेसुकूनी रहेगी, अनकंफर्टेबल इंसान रहेगा। ये एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपको लाइफ में ऐड करना होता है।
उसके बाद आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। इसमें मोटिवेशन है, यानी इनर ड्राइव जो आपको एनकरेज करती है कि आप एक नीड को फुलफिल करें। इसकी मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब आपको भूख, आप लोगों ने कभी गौर किया, आपको प्यास लग रही है, लेकिन आप कहते हैं यार उठ के कौन फ्रिज तक जाए, आप बैठे रहेंगे कुछ देर तक, इवेंचुअली क्या होगा, प्यास इतनी शदीद लगेगी कि आपको उठ के जाना पड़ेगा। ये जो स्टेट होती है ना, जब आपकी शिद्दत, आपकी नीड इतनी प्रेसिंग होगी कि उसने आपको एक्शन के लिए मोटिवेट कर दिया, यही मोटिवेशन कहलाती है। ये जो स्टेट होती है इसको ड्राइव या मोटिव कहा जाता है कि अब आप मोटिवेट हो गए उस नीड की फुलफिलमेंट के लिए। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह के केस में होता है कि आपकी नीड इतनी प्रेसिंग हो तो फिर आप सीख करते हैं उसकी फुलफिलमेंट को। तो मोटिवेशन की वेरियस डिफरेंट थीरीज हैं। ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बेहतर जानते हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल और डेप्थ में होती है। हर्सबर्ग की टू फैक्टर थीरी है, उसने कहा था कि कुछ चीजें सेटिस्फायर होती है, कुछ डिससेटिस्फायर होती हैं। और मैस्लो की हायरार्की है, ये मैनेजमेंट में भी पढ़ाई जाती है, मार्केटर्स भी इसको बोरो करते हैं। मैस्लो ने क्या कहा था, इसने टोटल ह्यूमन नीड्स को 5 लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, और चूंकि इससे पहले किसी ने लेवल्स नहीं बनाए, इस वजह से ये काफी फेमस हुई है। आल्दो ये कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि ये कंसेप्ट कहता है कि जी, जब तक लोगों की बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड नहीं फुलफिल होगी, लोग सेफ्टी नीड के बारे में कंसर्न नहीं होंगे। फिर जब सेफ्टी नीड फुलफिल होगी तो फिर लोग नेक्स्ट नीड, सोशल नीड के बारे में मोटिवेट होंगे। जब सोशल नीड फुलफिल होगी फिर स्टीम के बारे में कंसर्न होंगे, और वो भी फुलफिल होगी तो एंड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी। मैस्लो का कहना था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक लेस देन 1% पॉपुलेशन जाती है, जबकि स्पेशली रिलीजन के थ्रू और रियल लाइफ में हम देखते हैं कि सोशल नीड्स भी बहुत पावरफुल है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बहुत पावरफुल है। लोग इनके लिए बाद निचली नीड्स को सप्रेस कर देते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी भूख, तो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड है, बॉडी से रेलेवेंट, हंगर, थर्स्ट, एक्सरसाइज, स्लीप, शेल्टर वगैरह। तो पेरेंट्स क्यों अपनी हंगर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं सोशल नीड के लिए, ये कंसेप्ट मैस्लो की हायरार्की नहीं समझा पाती। ठीक है, अलबत्ता नॉर्मल लाइफ में आप देखेंगे तो किसी हद तक ये फॉलो हो रहे होते हैं। फिर रिलीजियस टेक्स्ट में जो चीजें हैं, या आप बाद अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जो टास्क कर रहे होते हैं, जैसे अगर हमने रोजा रखा हुआ है, रोजे में हम क्यों नहीं खा रहे जबकि हमें भूख और प्यास लग रही है, फिजियोलॉजिकल नीड क्यों सप्रेस कर रहे हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। अगेन ये मैस्लो की हायरार्की नहीं बता सकती। तो सेफ्टी नीड्स आती है हमारी फिजियोलॉजिकल के बाद, जो बेसिक ह्यूमन बॉडी से रेलेवेंट थी वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद सेफ्टी आ जाती है जिसमें सिक्योरिटी, ऑर्डर, प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट की आपको चाहिए होती है। इससे ऊपर पे सोशल नीड है जिसमें बिलोंगिंगनेस, आपको एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए होती है, फैमिली, मैरिज इसके अंदर आ जाता है, फ्रेंड्स हैं। उसके बाद स्टीम नीड है, इसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट या एक स्टेटस चाहिए होता है, आपकी एक इज्जत नफ्स होती है। और ये भी जब फुलफिल हो जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपका कंसर्न ही नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बहुत हाई लेवल होता है, बहुत जबरदस्त लेवल होता है। जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, खुद ही जिसको कहते हैं, उनका किसी किस्म का, उनकी तारीफ करें आप या बुराई करें, वो अनइम्पैक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त लेवल है, हर किसी को डिजायर करना चाहिए कि इसके ऊपर आप ऑपरेट करें तो निचली आप काफी नीड सप्रेस भी कर देते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फनी ऐड है कार अलार्म के बारे में, इस नीड के हवाले से। इसको आप देखिएगा तो आपको थोड़ा और आइडिया होगा इस कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन के लिहाज से। ठीक है, तो ये इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन ब्रीफली टच कर लेते हैं कि इस्लामिकली क्या है कि आपकी कुछ नीड्स होती हैं जिन्हें ज़रूरियात कहा जाता है। अगर आप ज़रूरत के लिए कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद मसलन आपसे सेल फ़ोन लेना है, 1,500-2,000 रुपए में आपको सेल फ़ोन मिल जाएगा, वो भी आपकी नीड को फुलफिल कर लेगा। उससे ऊपर आता है फिर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होती है सहूलत। सहूलत क्या है कि आप अगर टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो आपके लिए टाइपिंग भी उसपे ईज़ी हो जाती है, बहुत से टास्क बहुत कम टाइम में आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए अगर आप कोई महँगी चीज़ ले रहे हैं तो वो भी इस्लामिकली अलाउड है। उससे अगला लेवल है आराइश यानी लग्ज़री। लग्ज़री लेवल क्या है कि आप बहुत एक्सपेंसिव हाई एंड सेट ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये अल्टरनेट का काम दे रहा है मुझे लैपटॉप के भी, मैं तो क्लासेस भी इसी पे ऑनलाइन अटेंड कर लेता हूँ, नॉलेज गेनिंग भी इसी पे कर लेता हूँ वगैरह-वगैरह। तो आप वो भी ले सकते हैं। बाज़ लोग ये अज़्यूम करते हैं कि शायद इस्लामिकली लग्ज़री और शो ऑफ दोनों मना है। लेकिन लग्ज़री अलाउड है अगर किसी के पास अफोर्डेबिलिटी है और एज़ लॉन्ग एज़ उसकी इंटेंशन शो ऑफ नहीं है। तो अगर आप शो ऑफ के लिए लेंगे तो फिर काम खराब है। अदरवाइज़ ये कि आप लग्ज़री प्रोडक्ट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। शो ऑफ के लिए अगर आपने सस्ती चीज़ भी ली है ना कि मैं लोगों को दिखाऊँ, तो वो ठीक नहीं है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस्लामिकली क्योंकि हर चीज़ नेमत अल्लाह ताला की दी हुई है, तो इंसान को ये एहसास रहना चाहिए कि मैं दूसरों को दुःख ना पहुँचाऊँ। ख़ास तौर पे अनफॉर्च्यूनेटली आजकल सोशल मीडिया के दौर में देखने में आ रहा है कि लोगों को ख़्याल नहीं होता, लोग ऑनलाइन भी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं कि मैंने एक चीज़ ले ली है, तो दुनिया को बताते फिर रहे होते हैं। और तो और बाज़ लोग बेचारे खाने की भी तस्वीरें जो है ना वो ऑनलाइन लगा रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है पता नहीं ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाना मिला है इनको।
दुनिया को बता रहे हैं कि ये देखो मैं खाना खा रहा हूँ। जबकि अगर आप अपने बड़ों से पूछें, अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से जिनके हयात हैं, उस ज़माने में लोग बाहर चीज़ भी लेने जाते थे ना, तो कपड़ा का थैला लेके जाते थे कि अगर मैं उसमें सब्ज़ी, फल, गोश्त डालूँ, तो ऐसा ना हो कि कोई बेचारा गरीब जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो देखे और उसका दिल लल जाए। वो कच्ची चीज़ भी छुपा के लेके जाते थे कि किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो दूसरों की ज़रूरत का ना इतना ख़्याल रखना चाहिए कि दूसरे लोग हर्ट ना हों। इसके बाद एक कांसेप्ट है परसेप्शन का, कि लोग किस तरह जो है ना वो परसीव करते हैं दुनिया को। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में देखेंगे टोयोटा कोरोला के बारे में हमारे यहाँ परसेप्शन है वर्सेस होंडा सिविक कि जी कोरोला ज़्यादा मजबूत गाड़ी है, अगर आपने देहाती एरिया में जाना है तो टोयोटा कोरोला मार चोट खा लेगी, जबकि होंडा सिविक जो है ना वो रिलेटिवली लग्जरी कार है। तो इसके अंदर कांसेप्ट क्या है कि हमें ये कंसर्न नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसे ब्रांड्स के लिए ये इश्यू बन जाता है, हालाँकि इसकी रियलिटी है या नहीं है। कोरोला एक्चुअली मजबूत है क्या सिविक से? लोगों ने किसी ने एक्चुअल टेस्ट कंडक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन के कांसेप्ट पे। सिलेक्टिव परसेप्शन का कांसेप्ट क्या कह रहा है कि आप बाज़ चीज़ों को परसीव किस तरह करते हैं, जो चीज़ें आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट होती हैं, आप सिर्फ़ उनको ही परसीव कर रहे होते हैं। और इसके बाद आ जाता होता है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन का कांसेप्ट। यानी आप जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, परसीव करते हैं, उसमें से आप अपने नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से ना ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइकी ने कुछ चाइना के अंदर चाइनीज़ ड्रैगन को यूज़ किया एड्स के अंदर, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो चाइना के लोगों ने कहा कि हमारी जो है ना कल्चरल फिगर्स हैं, इनको जूते बेचने के लिए क्यों यूज़ किया जा रहा है? तो लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया। और इसी तरह फाइनली सिलेक्टिव रिटेंशन का कांसेप्ट है, जो ये कहता है कि आप उसी चीज़ को रिटेन करते हैं, आपकी मेमोरी में वही चीज़ देर तक रहती है जो आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है? तो माइंड सिर्फ़ उस इन्फॉर्मेशन ही को ज़्यादा देर तक याद रखता है। एक ये टर्म है फिर सब्लिमिनल एडवर्टाइज़िंग, कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। बाज़ों का क्लेम ये है कि सब्लिमिनल एडवर्टाइज़िंग होती है, यानी आपके माइंड बाज़ चीज़ों को रीड नहीं कर पाता और आपको हिडन मैसेजेस जो है ना आपके माइंड के अंदर भेजे जा रहे होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरा कांसेप्ट ये कहते हैं बाज़ लोग का कि नहीं, सब्लिमिनल एडवर्टाइज़िंग नाम की कोई चीज़ नहीं। लर्निंग का लास्ट कांसेप्ट है इस चैप्टर का। लर्निंग क्या होती है कि आपके बिहेवियर के अंदर आप एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है ना चेंजेस आ जाती हैं, उसको लर्निंग कहा जाता है। तो मार्केटर्स इस लर्निंग को यूज़ करते हैं डायरेक्ट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की तरफ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐड है लर्न अनदर लैंग्वेज का, एक स्कूल का, लैंग्वेज स्कूल का। तो ये देखिएगा, आपको ये कांसेप्ट लर्निंग का इसमें रियलाइज़ होगा कि किस तरह उसको कैच किया जाता है। बाकी ये फ्यूल फॉर थॉट है कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपनी हिस्ट्री में जाएँ, हकम सानी एक बंदा गुज़रा है, हकम द सेकंड, जिसके बारे में आता है कि प्रोबेबली उसने पर्सनली 4 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। उसको किताबें पढ़ने का इतना शौक था, हालाँकि वो खलीफा था। तो जब वो खलीफा बना था अ, 11 साल वो खलीफा रहा था उसके बाद, और उस अरसे में भी ज़ाहिर है वो रीडिंग करता रहा था। तो इसी तरह इब्न जरीर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन साढ़े 3 लाख पेजेज़ लिखे हैं। तो ये डिफरेंट, यानी हमारी हिस्ट्री में ऐसे बड़े-बड़े लोग गुज़रे हैं, जिनकी इतनी डिटेल जो है ना वो स्टडी होती थी। तो एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना वो गौर और फ़ोकस करना चाहिए। अल्लामा इब्न जौज़ी गुज़रे हैं हमारी हिस्ट्री में, एक स्कॉलर, वो डिफरेंट सरमन्स देते होते थे। तो उन्होंने इतना नॉलेज गेन किया, उन्होंने एंड में वो ये कहता था कि मैं कमाल किस तरह हासिल करूँ? मेरा जी चाहता है मैं हर वक़्त इबादत करूँ, लेकिन इबादत जो है वो अलोन सफिशिएंट नहीं होती। तो फिर मेरा जी चाहता है कि इबादत की भी इतनी फ़ज़ीलत है, लेकिन इल्म की भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, उससे भी ज़्यादा। अगर मैं इल्म के ऊपर टाइम गुज़ारूँ, तो मुझे ये डर लगता है कि मैं जो कुछ सीख रहा हूँ, वो आगे कैसे फैलाऊँगा? अगर मैं वो आगे फैलाने में टाइम गुज़ारूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो मुझे ये फ़िक्र है कि ये मेरे मरने के बाद सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। मैं किताबें क्यों ना लिखूँ जिनसे मेरे मरने के बाद भी लोगों को फ़ायदा हो। और फिर किताबें अगर मैं लिखने में वक़्त देता हूँ, तो फिर मुझे ये फ़िक्र है कि मैं किस तरह जो है ना वो अपना टाइम अल्लाह ताला की ज़ात पे गौर व फ़िक्र करने में गुज़ारूँ, क्योंकि कुरान के अंदर तकरीबन 1000 आयत के अंदर वो अल्लाह ताला की तरफ मदऊ किया गया है। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें से किसी एक चीज़ को भी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ना वो दी जा सकती है। तो ये हमारे लिए फ्यूल फॉर थॉट है कि आजकल के दौर में हम किन चीज़ों को कितना टाइम दे रहे हैं। स्क्रीन के आगे अगर हम टाइम दे रहे हैं, तो उसमें से कितना टाइम वो पॉज़िटिव और कंस्ट्रक्टिव जा रहा है और कितना टाइम वेस्ट में जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एक ये इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है कि बहुत से सोसाइटीज़ इस वक़्त दुनिया में ऐसी हैं, लोहास भी उनको कहते हैं, लाइफ़स्टाइल ऑफ हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, कि जो खुद से कंसर्न्ड हैं और वो ये वरीड होते हैं कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट कंज़्यूम ना करें जो एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग है, बल्कि मिनिमल कंज़म्पशन वाले कांसेप्ट को अडॉप्ट करते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए सिर्फ़ बेनिफिशियल हैं, सिर्फ़ उनको ही यूज़ किया जाए। ठीक है जी, ये चैप्टर 3 की टर्म्स हैं। अगर
कोई इशू क्वेरी कंसर्न हो तो